गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत लॉ के फील्ड में कैरियर बनाने वाले स्टूडेंट्स का जो एक ड्रीम होता है कि वो एक सफल अधिवक्ता बने। तो वो एक सफल अधिवक्ता बनने से पहले की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि एक एडवोकेट बनने के से पहले उसे अपना एक एनरोलमेंट करवाना पड़ता है। एक कॉमन लैंग्वेज में जैसे आम व्यक्ति कहता है कि लाइसेंस लेना होता है या किस प्रकार से वो उसको अपना एक आइडेंटिटी कार्ड जो हो एडवोकेट का वो मिल जाए ताकि एक अधिवक्ता के रूप में वो अपने आप को प्रदर्शित कर सके। इसके लिए हम ये जानते हैं कि विधिक निकाय के रूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय विधिज्ञ परिषद बना हुआ है और भारतीय विधिज्ञ परिषद ही इस प्रकार के कार्य स्टेट बार काउंसिल्स यानी राज्य विधिज्ञ परिषदों के माध्यम से करते हैं। देखिए, जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 यानी अधिवक्ता अधिनियम 1961 हमारा बना हुआ है, वो इसके बारे में सारे प्रोविजंस करता है कि एक एडवोकेट को अपना पंजीयन करवाने के लिए, एनरोलमेंट करवाने के लिए किस प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो आप देखेंगे कि एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत ही दो प्रकार की हमारी संस्थाएं बनी हुई है। एक है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इसी के अंतर्गत राज्यों में भी जहाँ हाई कोर्ट्स हैं वहाँ स्टेट बार काउंसिल्स का भी गठन किया गया है। तो इनके माध्यम से हम पंजीयन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। इससे पहले कि हम सीधे प्रोसीजर में जाएं, हम ये जान लें कि एक एडवोकेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन एक वकील बन सकता है। क्या कोई भी व्यक्ति सीधे जा कर के और अपना एनरोलमेंट करवा लेगा, है ना। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्धारित की हुई है वो ये है, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में वकालत करने के लिए यह आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अलग अलग देशों की अलग अलग विधियाँ होती है, अलग अलग कानून होते हैं, इसलिए हर देश का नागरिक किसी भी देश में जाकर के वकालत का कार्य नहीं कर सकता। सामान्यतः हम देखते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, वो दूसरे देशों में जा कर के अपना जॉब भी कर सकता है, प्रैक्टिस भी कर सकता है। लेकिन एज एन एडवोकेट ये बहुत सारी बाध्यताएं हैं। इस पर फिर कभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत विदेशी फर्मों को भी भारत में अनुमति दी गई थी, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के विरोध के परिणाम स्वरूप जो है वो लोग भारत में वकालत का कार्य नहीं प्रारंभ कर पाए। हालांकि अभी एडवोकेसी के अलावा भी लॉ में दूसरे बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, रोजगार के अवसर खुले हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आर्बिट्रेशन है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, जो फॉरेन में भी लॉ ग्रेजुएट्स को जॉब देने लगी है। लेकिन आज चूंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से एक अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीयन कराएंगे, तो सबसे पहले तो पहली जो क्वालिफिकेशन है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। डोमिसाइल की बात की गई है, मैंने आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लिखा है। वो जिस आर्टिकल 5 भारतीय संविधान के अंतर्गत वो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा और उसकी बाकी की योग्यताएं होगी, वो एक अधिवक्ता के रूप में पंजीयन करवाने के लिए योग्य व्यक्ति होगा। दूसरी इसकी क्वालिफिकेशन है, ही मस्ट बी ऑब्टेन 21 ईयर्स ऑफ एज। वो वयस्क होना चाहिए तथा उसकी जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम का कोई भी व्यक्ति एक एडवोकेट के रूप में पंजीयन करवाने के लिए योग्य नहीं है। इसी प्रकार से उसकी जो तीसरी क्वालिफिकेशन है, डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवाने के लिए आवेदन कर रहा है, उसके पास एक लॉ की व्यावसायिक डिग्री यानी ही मस्ट ऑब्टेन प्रोफेशनल डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई भी ऐसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो यूजीसी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूर्व में ही रिकॉग्निशन ले चुकी हो, ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उसके पास लॉ की 3 साल की डिग्री या 5 साल की जो भी है, इस प्रकार की एक डिग्री उसके पास होनी आवश्यक है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है वो 3 जिसके पास ये क्वालिफिकेशंस होगी, वो एक एडवोकेट के रूप में अपना पंजीयन करवाने के लिए योग्यता प्राप्त व्यक्ति होगा। यहाँ मैं और भी बता दूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसकी कुछ डिसक्वालिफिकेशंस भी बताई है। जो एडवोकेट्स एक्ट है उसके सेक्शन 17 से लेकर के 25
25-26 तक इस प्रकार के प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें इनकी योग्यताएं, अयोग्यताएं और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें 2 विशेष प्रकार की चीज़ें दी गई है कि वो मॉरल टर्पिट्यूड का दोषी नहीं होना चाहिए, यानी नैतिक अध्यमता का दोषी नहीं होना चाहिए, वो नैतिक रूप से सही होना चाहिए। ऐसा कोई मुकदमा या ऐसे किसी केस में उसको दोष सिद्ध घोषित नहीं किया हुआ हो जिससे उसने नैतिकता से संबंधित कोई ऐसा कृत्य किया हो। और साथ ही इसमें एक और जो प्रोविजन है वो जोड़ा गया है, वो ये जोड़ा गया है कि वो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं घोषित किया जाना चाहिए। बाकी की जो सामान्य योग्यता एक व्यक्ति की होती है कि वो दिवालिया घोषित नहीं किया होना चाहिए या वो वयस्कता का हम पहले देख चुके हैं। तो ये जो 2 प्रमुख रूप से इसकी डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता है। अगर ये 2 अयोग्यता हैं तो वो किसी भी हाल में एक एडवोकेट के रूप में पंजीयन के लिए योग्य व्यक्ति नहीं होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की योग्यताएं रखता है तो वो अधिवक्ता के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों अब हम सीधे चलते हैं कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कि किस प्रकार से हम एनरोलमेंट करवाएंगे एडवोकेट के लिए। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत गठित एक निकाय है, संस्था है जो अधिवक्ताओं के कृत्यों को गवर्न करती है, शासित करती है। लीगल एजुकेशन को भी यहाँ तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही गवर्न करती है। कोई भी ऐसी कॉलेज जैसे कि मैंने पहले बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमोदित होगी तभी वो लॉ की डिग्री जो वो दे पाएगी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही इस प्रकार का एनरोलमेंट करती है। सामान्यतया बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने अधीनस्थ जो स्टेट बार काउंसिल होती है उसको इस बात के लिए एम्पावर कर देती है कि उस राज्य के जो आवेदक हैं उनके आवेदन अपने स्तर पर लेकर के एनरोलमेंट करके और उसकी सूचना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भिजवा दें। तो एक बार अगर आपका पंजीयन हो जाता है तो संपूर्ण भारतवर्ष में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय को छोड़कर आप भारत के किसी भी अदालत में पैरवी के लिए एज एन एडवोकेट उपस्थित हो सकते हैं। तो ये जो है इसकी प्रक्रिया क्या होगी मैं आपको बता रहा था कि अगर आप योग्यता प्राप्त व्यक्ति हैं तो आजकल तो आप लोग जानते हो कि वैसे भी कोविड-19 है और इससे पहले भी हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स भी ऑनलाइन हो चुके हैं। और इसके लिए आप कंसर्न स्टेट की वेबसाइट पे जाकर के और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपके नाम, पते, क्वालिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे और ऑनलाइन ही उसकी जो फीस है वो आप डिपॉजिट कर पाएंगे। उसमें जब जो जानकारी मांगी जाती है या ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फीस जमा कराने के बाद जो दस्तावेज आपको संबंधित स्टेट बार काउंसिल को भेजने हैं वो क्या क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो भी योग्यताएं हैं सेकेंडरी ऑनवर्ड्स 10वीं क्लास से लेकर के जिसमें डेट ऑफ बर्थ उल्लेखित होती है वहाँ से लेकर के आज तक आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन अर्जित की है उन सभी के मूल दस्तावेज आपके आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ राज्य विधिज्ञ परिषद यानी स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आपको भिजवानी होगी। उनकी एक प्रति फोटोस्टेट कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जांच के लिए जाएंगे। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रत्येक स्टेट में एक एनरोलमेंट कमेटी होती है बार काउंसिल में जो कि इस प्रकार का कार्य देखती है। हर बार स्टेट बार काउंसिल में एक सेक्रेटरी होता है जिसको आप आवेदन करते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर वो दस्तावेजों की जांच कमेटी के द्वारा करवाता है और जब आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो सही पाए गए दस्तावेजों पर विचार करने के लिए वो एनरोलमेंट कमेटी संबंधित बार काउंसिल के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक मीटिंग करती है और उस मीटिंग में वो आपको अप्रूव करती है कि ही इज एलिजिबल टू बी एन एडवोकेट। और जिस दिन आपका एनरोलमेंट हो जाता है आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपके एनरोलमेंट नंबर होंगे और आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देते हुए स्टेट बार काउंसिल के द्वारा बताया जाएगा कि आपका पंजीयन एक अधिवक्ता के रूप में कर लिया गया है। इस पंजीयन नंबर का एक पंजीयन रजिस्टर होता है जिसे हम रोल रजिस्टर के नाम से जानते हैं। जो ही आपका पंजीयन होगा रोल रजिस्टर में जिस तरह से बैंक में अकाउंट खुलता है उसका उसी प्रकार से आपका एज एन एडवोकेट जो वो एक अकाउंट खुल जाएगा ताकि कल को किसी के खिलाफ कोई शिकायत आए तो उसको हटाने की कार्रवाई या जो भी है वो की जा सके। यानी कुल मिलाकर के उस एनरोलमेंट नंबर से ही आपके आगे की सारी गतिविधियाँ जो वो संचालित होगी। और जो ही एनरोलमेंट होगा उसके पश्चात एक सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट
जो कि सेक्शन 22 के अंतर्गत स्टेट बार काउंसिल के द्वारा जारी किया जाता है, वो आपके रजिस्टर्ड पते पर आपके पूर्व में भेजे गए मूल दस्तावेजों के साथ तथा साथ ही आपके एक आइडेंटिटी कार्ड, जो एडवोकेट का अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके साथ आपके घर पे जो है वो स्पीड पोस्ट या डाक से आपके घर पे जो वो पहुंचा दिया जाएगा। तो ये तो थी एनरोलमेंट की प्रक्रिया कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करके मूल दस्तावेज भेज के अगर योग्य हैं तो अपना पंजीयन एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में करवा सकते हैं। यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा अंत में कि जब आपका पंजीयन एक एडवोकेट के रूप में हो जाता है तो आप पूरी तरह से वकालत के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्ति नहीं हो जाएंगे। इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता वर्ग के पेशे में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए इसमें एक बैरियर स्थापित करने का प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति जो लहसुन बेच रहा है या किराने की दुकान पे बैठ रहा है, उसने भी तो अपनी दुकान पे बोर्ड लगा रखा है मिस्टर सो एंड सो एडवोकेट, जबकि उसको कानून के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत सारी फर्जी संस्थाओं के द्वारा डिग्री आवंटित कर दी जाती है या इस प्रकार से जो वो डिग्री हासिल तो कर लेते हैं लेकिन लोग के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो विधि व्यवसाय के प्रोफेशन का फ़ायदा हर जगह पुलिस में सरकारी कार्यालय में उठाना चाहता है। तो इसकी रोकथाम के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बीच में एग्ज़ाम प्रैक्टिस करने से पहले एग्ज़ाम लागू की है, जिसके बारे में मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसको ज़रूर देखें आप, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के नाम से। तो आपको वो एग्ज़ाम पास करनी होगी, उसके बाद आप पूरी तरह से एडवोकेट बनने के लिए फिट हो जाएंगे और तब आप अपना वकालत का कार्य जो वो कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक अधिवक्ता के रूप में किस प्रकार से अपना पंजीयन कराएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने व्यूज़ दें, कमेंट्स जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।